गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो रेस जुडिकाटा के बारे में बता रही हूँ। देखो, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी रेस जुडिकाटा पे, लेकिन आज रेस जुडिकाटा बताने का इंटेंशन ये है कि रेस जुडिकाटा से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें मेंस में पूछी जाती है वो सारी बातें मैं आपको आज एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। लाइक रेस जुडिकाटा के साथ रेस सब जुडिस भी इसी में बताऊंगी, रेस जुडिकाटा के साथ एस्टॉपल भी मैं इसी में बताऊंगी, प्लस आपको इसमें जो लेटिन मैक्सिम्स होती है, केस लॉज होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं रेस जुडिकाटा के बारे में। देखो, रेस जुडिकाटा सीपीसी सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। अगर आप डायरेक्ट रेस जुडिकाटा पढ़ते हैं तो 20 बार पढ़ने के बाद भी वो रेस जुडिकाटा का पैराग्राफ याद नहीं होता, तो फिर क्या तरीका है उस कंप्लीट रेस जुडिकाटा को लर्न करने का। देखो, सबसे बेस्ट वे होता है जब भी कोई पैराग्राफ होता है उसको आप तोड़ तोड़ के पढ़ो। आज जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ रेस जुडिकाटा को नंबरिंग से कैसे लिखना है, एग्जाम में भी आप वैसे ही लिखिए प्लस लर्न भी आप वैसे ही कीजिए। बात करते हैं रेस जुडिकाटा। प्रांग न्याय, इन्होंने कहा कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा, कि कोर्ट ऐसे सूट और विवादक का विचारण नहीं करेगा। अब कौन सा सूट और कौन सा विवादक? देखो, जिनमें इन्होंने कहा कि जिसमें प्रत्यक्ष और सारतय विवादक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच है, कि कोर्ट ऐसे सूट का, ऐसे फैक्ट एंड इशू का ट्रायल नहीं करेगा जिसमें फैक्ट जो हैं वो पहले से ही किसी मुकदमे में पक्षकारों के बीच क्या थे, विवादक थे। ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई क्लेम करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मर सूट, क्योंकि जब हम अभी एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में हमें फॉर्मर सूट के बारे में बताया है कि किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्ष और सारतय विवादक रहे कि जिस केस को आप फिर से इंस्टीट्यूट कर रहे हो वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उन्हीं पार्टीज के बीच में वही कॉज ऑफ एक्शन को लेके अब आप फिर से कोर्ट में आ रहे हो जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो कोर्ट ऐसे वाद और विवादक का विचारण नहीं करेगा। और ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें विवादक बाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था, कि अब आप क्या कर रहे हो, जो विवादक है वो बाद में उठा रहे हो, लेकिन जब फॉर्मर कोर्ट ने उसको सुना तब वो कॉम्पिटेंट था, तब भी आप अपनी बात कोर्ट को कह सकते थे, लेकिन आपने नहीं कही। अब पूरा मैटर डिसाइड हो चुका है, अब फिर से आप कोर्ट के पास आते हो तो यहाँ पर आपके ऊपर रेस जुडिकाटा लग जाएगा। अब आप फिर से वाद संस्थित नहीं कर सकते। फिर इन्होंने कहा कि ऐसे न्यायालय द्वारा बनाया जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, जो फॉर्मर सूट था उसको तो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, अब आप फिर से नया वाद संस्थित नहीं कर सकते। तो ये जो 6 पॉइंट है ये रेस जुडिकाटा के की पॉइंट्स हैं। फिर से डिस्कस करते हैं कि कोर्ट ऐसे वाद और विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतय विवादक विषय उन्हीं पक्षकारों के बीच था, जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन उनमें से कोई क्लेम करता है, जो फॉर्मर सूट में पहले भी विवादक रहा था और जिसमें पश्चातवर्ती वाद में उसको आपने फिर से उठाया है, और पहले वाला कोर्ट उसका ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट था और कोर्ट ने फाइनल भी उसको डिसाइड कर दिया है, तो अब आप फिर से वाद संस्थित नहीं कर सकते। रेस जुडिकाटा के कंप्लीट पैरे को आप ऐसे लर्न कीजिए। अब बात करते हैं रेस जुडिकाटा के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, आवश्यक तत्व के बारे में। देखो, ये जो आवश्यक तत्व हैं ये हमें रेस जुडिकाटा की डेफिनेशन से ही मिलते हैं, लेकिन अब ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, आप अगर रेस जुडिकाटा को, जो मैंने अभी आपको 1 से लेके 6 तक नंबर बताए, उनमें से भी आप इनके की पॉइंट्स खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको की पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो कुछ और एक्स्ट्रा भी बताऊंगी। जैसे धारा 11 के आवश्यक तत्व 2 वादों का होना आवश्यक है, क्योंकि रेस जुडिकाटा आपके ऊपर तभी एप्लीकेबल होगा जब आप जो वाद, पश्चातवर्ती वाद आप कोर्ट में लेके आ रहे हो, वो मैटर तो आपका पहले डिसाइड हो चुका है, तो जो पहले डिसाइड हो चुका है उसे कहा जाता है पूर्ववर्ती वाद। अब आप फिर से कोर्ट में आ रहे हो तो इसको कहा जाता है पश्चातवर्ती वाद।
तो क्या कहा, रेस जुडिकाटा में 2 सूट का होना आवश्यक है। दूसरा कहते हैं दोनों वादों में समान पक्षकार और वही हित प्रतिनिधि होने चाहिए। अब अगर आपने जो पहले पूर्ववर्ती वाद किया उसमें एक्स और वाई थे, अब आपने पश्चातवर्ती वाद लाए उसमें भी एक्स और वाई पार्टी है, तो फिर आप फिर से वो केस इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि रेस जुडिकाटा कहता है कि अगर पहले भी पार्टीज वही थी अब भी वही है, पहले भी कॉज ऑफ एक्शन वही था अब भी वही है, तो फिर आप फिर से वाद संस्थित नहीं कर सकते। देन थर्ड कहते हैं समान हक के अधीन होना जरूरी है, आप सबका सेम टाइटल होना चाहिए। पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती वाद में जो विवादक है वो क्या होने चाहिए, प्रत्यक्षता और सारता एक ही होने चाहिए। आपका कॉज ऑफ एक्शन पहले जो था पश्चातवर्ती में भी वही होना चाहिए। पूर्ववर्ती न्यायालय सक्षम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। अब ये कहता है कि जिस कोर्ट ने आपका मैटर पहले सुना अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं था, मींस कि उसके पास उस टाइम जुरिस्डिक्शन नहीं था, फिर भी उसने मैटर सुना, तो आप फिर से वाद संस्थित कर सकते हो, आपके ऊपर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। और अगर बात करें पूर्ववर्ती न्यायालय सक्षम था, आपका मैटर पूरा मेरिट पर डिसाइड हुए, तो फिर आपके ऊपर रेस जुडिकाटा लग जाएगा, आप वाद संस्थित नहीं कर सकते। नेक्स्ट कहते हैं पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा उस वाद को पहले ही विनिश्चित किया जाना चाहिए और पश्चातवर्ती वाद को संस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। कि रेस जुडिकाटा में जब आपका मैटर पहले डिसाइड हो चुका है, आप फिर से सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फिर से कोर्ट में आते हो, तो आपका सूट एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले आपका सूट डिसाइड हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेस सब जुडिस की, रेस सब जुडिस में क्या होता है, आपका पहले वाला मैटर पेंडिंग चल रहा होता है और आप फिर से नया वाद संस्थित करते हो, तो आपका दूसरा वाला वाद कोर्ट एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन उसका ट्रायल रोक देगा। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे जब हम इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो ये 6 एसेंशियल एलिमेंट्स थे रेस जुडिकाटा को लेके। अब बात करते हैं इनके एक्सप्लेनेशंस की। देखो जब भी रेस जुडिकाटा 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है, ओनली रेस जुडिकाटा की बात कर रही हूँ, तो आपको उसमें एक्सप्लेनेशंस भी बताने होते हैं। और अगर यही बात सेक्शन हमारा रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस या रेस जुडिकाटा या एस्टॉपल आता है, तब भी आपको रेस जुडिकाटा के साथ उसके जो एक्सप्लेनेशंस है वो बताने पड़ते हैं, प्लस एविडेंस एक्ट का एस्टॉपल भी आपको डिटेल में बताना पड़ता है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर्मर सूट, पूर्ववर्ती वाद। देखो इन्होंने क्या कहा, फॉर्मर सूट कौन सा है, ऐसा वाद जो प्रश्नगत वाद के पहले ही विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे वह पहले संस्थित हुआ हो या नहीं। इन्होंने कहा रेस जुडिकाटा में फॉर्मर सूट वो सूट है जिसका डिसीजन पहले आया है। अब चाहे उसको इंस्टीट्यूट बाद में ही क्यों ना किया गया हो, फिर भी जिसका डिसीजन पहले आएगा वो फॉर्मर सूट माना जाएगा। मान लो एक एक्स पर्सन ने जयपुर में सूट इंस्टीट्यूट किया और एक वाई पर्सन ने जोधपुर में सूट इंस्टीट्यूट किया, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या चल रहा था, कॉज ऑफ एक्शन चल रहा था। अब इस वाई पर्सन ने जोधपुर में बाद में सूट इंस्टीट्यूट किया, लेकिन इसका डिसीजन पहले आ गया, जयपुर वाले कोर्ट से डिसीजन जोधपुर वाले का पहले आ गया, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मर सूट कौन सा माना जाएगा, ये जोधपुर वाला सूट माना जाएगा। तो ये कहता है फॉर्मर सूट जिसका डिसीजन पहले आ चुका है। दूसरे एक्सप्लेनेशन की बात करूं, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी, न्यायालय की सक्षमता। इस धारा के पर्पस के लिए न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक किन्हीं उपबंधों का विचार किए बिना किया जाएगा। कि कोर्ट की कॉम्पिटेंसी, जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, अगर उसने आपका मैटर सुना है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है, तो वो कोर्ट क्या माना जाएगा, कॉम्पिटेंट माना जाएगा, और सूट डिसाइड करने की उसकी क्या मानी जाएगी, कॉम्पिटेंसी मानी जाएगी। तो वो क्या होता है, न्यायालय की सक्षमता। देखो शॉर्ट में, यदि पहले न्यायालय सक्षम नहीं है तो उसके निर्णय को प्रश्नगत किया जा सकता है और फिर नया वाद संस्थित किया जा सकेगा। कि जिस कोर्ट ने आपका पहले मैटर सुना, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं था, फिर भी उसने पूरा मैटर डिसाइड कर दिया, तो आप इस पॉइंट को लेके, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को लेके फिर से नया वाद संस्थित कर सकते हो। तो पहला एक्सप्लेनेशन हमारा फॉर्मर सूट, सेकेंड कोर्ट की कॉम्पिटेंसी। थर्ड बात करते हैं हम प्रत्याख्यान और प्राख्यान। देखो प्रत्याख्यान और प्राख्यान क्या होता है।
प्राख्यान का मतलब होता है कि एक पार्टी जो किसी फैक्ट को एक्सेप्ट कर रही है, कि अगर मैं कह रही हूँ यस ये पेन मेरा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्राख्यान कर रही हूँ। अगर दूसरी पार्टी बोल रही है कि ये पेन माधुरी का नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, प्रत्याख्यान कर रहा है। तो एक पार्टी द्वारा एक्सेप्टेंस प्राख्यान कहलाता है, दूसरी पार्टी द्वारा उसी बात को लेकर डिनाई करना, इनकार करना प्रत्याख्यान कहलाता है। तो ये कहता है हमारा थर्ड एक्सप्लेनेशन। बात करते हैं फोर्थ एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट, इससे पर्टिकुलर हमारा मेंस का क्वेश्चन बनता है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आणविक प्रांग न्याय। देखो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है कि जब आपने एक बार कोर्ट में वाद संस्थित किया, आपके पास पूरा टाइम था कि आप अपने जितने भी डिफेंसेस है, जितने भी आक्रमण हैं, आप उस वाद में मांग सकते थे, लेकिन आपने नहीं मांगे, तो फिर से आपने जो चीज छोड़ दी उसके लिए आप नया वाद संस्थित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा। क्या कहा? किसी पूर्ववर्ती वाद में कोई प्रतिरक्षा या आक्रमण पूर्ववर्ती वाद में बनाए जा सकते थे लेकिन नहीं बनाए जाते, उस दशा में उसके लिए अलग से वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ, मैंने अपना एक घर रेंट पर बी को दिया, ठीक है, मैंने बी को रेंट पर दिया 2014 में, फिर 2015 में भी उसने कंटिन्यू किया और 2016 में भी कंटिन्यू किया और 2017 में भी कंटिन्यू किया। 2014 में उसने अपना पूरा रेंट मुझे दे दिया, लेकिन जब 2015 स्टार्ट हुआ तो उसने मुझे कहा कि मैं थोड़े दिन में दे दूंगा। ऐसे करते करते उसने फिर 2016 का कंटिन्यू किया, 2017 कंटिन्यू किया। इन तीनों सालों का मुझे उसने रेंट नहीं दिया। मैंने क्या किया, उसके अगेंस्ट केस किया। मैंने कोर्ट में कहा कि मेरा घर जो एक इस पर्सन के पास है, इसने मुझे 2017 का रेंट नहीं दिया। अब मैंने कोर्ट को क्या कहा कि इसने 2017 का रेंट नहीं दिया। मैंने यहाँ पर कोर्ट से ना तो 2015 का जिक्र किया, ना ही 2016 का जिक्र किया, तो कोर्ट ने मुझे 2017 का रेंट इस पर्सन से दिलवा दिया। अब मैं फिर से ना तो 2015 का रेंट लेने के लिए केस कर सकती हूँ, ना ही 2016 का रेंट लेने के लिए केस कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा, आणविक प्रांग न्याय लग जाएगा, कि मेरे पास राइट था, टाइम था कि मैं उस टाइम पे सारी बातें, सारे डिफेंसेस मांग सकती थी, लेकिन मैंने नहीं मांगे, तो अब मुझे फिर से वाद संस्थित करने नहीं दिया जाएगा। ये होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। बात करते हैं इस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को लाने का ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों इस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को लाया गया। इन्होंने कहा मुकदमेबाजी का अंत करने के लिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लाया गया, दोहरेवाद से सुरक्षा करने के लिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आया, न्यायालय के निर्णय को मान्यता देने के लिए, और लोक नीति स्वयं सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को लाने का ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है नंबर 5, रिलीफ के बारे में, अनुतोष के बारे में। देखो इन्होंने कहा वाद पत्र में क्लेम किया गया कोई भी रिलीफ जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया, इस धारा के पर्पस के लिए नामंजूर कर दिया गया। समझा जाएगा कि वादी ने अपने वाद पत्र में कोर्ट से क्या मांगा, रिलीफ मांगा, कि मुझे इस फलाने पर्सन से ये नुकसान हुआ है, मुझे इतना रिलीफ दिलाओ। कोर्ट ने मैटर सुना, लेकिन जब डिक्री आई, फाइनल ऑर्डर आया, फाइनल ऑर्डर बनके डिक्री आ गई, उसमें कोर्ट ने रिलीफ के बारे में कोई भी बात नहीं की। जब कोर्ट ने डिक्री में रिलीफ कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब होता है कि कोर्ट ने आपके रिलीफ को डिनाई कर दिया, कोर्ट ने आपके अनुतोष को नामंजूर कर दिया। तो रूल एक्सप्लेनेशन 5 में रिलीफ के बारे में ये कहा गया है कि ऐसा रिलीफ जो वाद पत्र में क्लेम तो किया गया लेकिन डिक्री में नहीं दिया, तो ऐसा अनुतोष नामंजूर कर दिया गया। समझा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा 6 एक्सप्लेनेशन है प्रतिनिधिवाद, रिप्रेजेंटेटिव सूट। देखो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, जब कोई ऐसे पर्सन्स जैसे ए, बी, सी, डी, ई, इन सभी के क्या हुए, राइट्स का वायलेशन हुआ, एक पब्लिक राइट का इनका वायलेशन हुआ। अब यहाँ पर सी कहता है
कि मैं ए, बी, डी और ई तुम चारों की जगह पर मैं एक ही वाद संस्थित कर लेता हूं, तो यहाँ पर सी ने जो वाद संस्थित किया है ए के लिए, बी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, तो ये सी का वाद रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाएगा, प्रतिनिधिवाद माना जाएगा। और सी क्या माना जाएगा? सी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। तो प्रतिनिधिवाद में क्या कहा? जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक राइट या किसी ऐसे प्राइवेट राइट के लिए मुकदमा करता है जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए क्लेम करते हैं। यहाँ पर किसने किया? सी क्लेम कर रहा था, किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए, डी के लिए, ई के लिए। वहां ऐसे अधिकार से हितवत सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के पर्पस के लिए समझा जाएगा कि ऐसा मुकदमा करने वाला व्यक्ति से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन उन्होंने क्लेम किया है। तो यहाँ पर सी ने क्लेम किया है इन सभी की जगह पर, तो सी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव और सी ने जो वाद किया है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की, सेवंथ एक्सप्लेनेशन। सेवंथ एक्सप्लेनेशन हमें प्री का क्वेश्चन देता है कि जो डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है क्या उस पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है? यस, डिक्री के एग्जीक्यूशन पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। नेक्स्ट कहता है इस सेक्शन के प्रोविजन किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन की कार्यवाही को लागू होंगे। ये यहाँ से प्री का क्वेश्चन। और इस धारा में किसी वाद या विवादक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति डायरेक्शंस का अर्थ क्रमशः उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, कार्यवाही ऐसे उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन निकलता है। नेक्स्ट आते हैं हम एट्थ एक्सप्लेनेशन पे। देखो एट्थ एक्सप्लेनेशन कहता है हमारा सीमित अधिकारिता, लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन। देखो इसमें इन्होंने कहा कि कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले कोर्ट ने फाइनल रूप से विनिश्चित किया है वह अब अधिकारिता नहीं रहने पर रेस जुडिकाटा लागू होगा। कि मान लो जिस जयपुर वाले कोर्ट में मैंने वाद संस्थित किया तब जयपुर वाला कोर्ट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट था, सक्षम न्यायालय था जब उसने मेरा वाद सुना, लेकिन भविष्य में वो सक्षम नहीं रहता, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसने जो अपना डिसीजन दिया वो डिसीजन वॉइड माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब पहले उसने मैटर सुना तब कॉम्पिटेंट था तो उस पर भी रेस जुडिकाटा लागू होगा। अब आप प्रेजेंट में ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि अब वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो मैं नया वाद संस्थित करूं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये 8 एक्सप्लेनेशंस हमने पढ़े जो कि रेस जुडिकाटा के इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखो रेस जुडिकाटा किन मैटर्स में लागू होता है और किन मैटर्स में लागू नहीं होता। ये दोनों पॉइंट से भी हमारा एक मेंस का सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि जो रेस जुडिकाटा आप सेक्शन 11 में पढ़ रहे हो ये किन मैटर्स पर लागू होगा और किन मैटर्स में लागू नहीं होगा। आइए डिस्कस करते हैं। तो कहां पर लागू होगा? औद्योगिक निर्णय पर लागू होगा, लोकहितवाद पर होगा, सभी रिट्स पर अप्लाई होता है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि रेस जुडिकाटा सभी रिट पर लागू होता है लेकिन हैबियस कॉर्पस रिट पर लागू नहीं होता, तो ये हमें केस लॉज के माध्यम से पता चलता है, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगी आपको कि कौन से केस में ये कहा कि रेस जुडिकाटा सभी रिट पर लागू होता है लेकिन हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को छोड़कर। नेक्स्ट अंतरिम और अंतर्वर्ती आदेश पर भी लागू होता है। एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग पर अभी मैंने एक्सप्लेनेशन 7 बताया कि डिक्री की एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग पर रेस जुडिकाटा लागू होता है। और यदि वाद और विवादक कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है तब लागू होगा। मिश्रित तथ्य और विधि के प्रश्न पर रेस जुडिकाटा लागू होता है। कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिक्री या किसी आदेश पर लागू होता है। आर्बिट्रेशन माध्यस्थ की प्रोसीडिंग पर लागू होता है और एक पक्षीय डिक्री पर जब वह मेरिट पर दी गई है तब भी लागू होता है। अब एक वर्ड हम पढ़ते हैं मेरिट, या इसको हम बोलते हैं गुणागुण पर पारित की गई है। देखो इस मेरिट या गुणागुण का क्या मतलब होता है कि जो कोर्ट का स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को कोर्ट ने पूरा फॉलो किया है। तो जब कोर्ट अपना प्रोसीजर पूरा फॉलो करता है तो कोर्ट ने जो डिक्री दी है, जो ऑर्डर दी है, वो कहा जाता है कि उसने डिक्री या ऑर्डर मेरिट पर सुनी है, मेरिट पर डिसाइड की है। तो ये कुछ मैटर्स जिन पर रेस जुडिकाटा लागू होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होता। तो जो अप्रासंगिक निर्णय होते हैं उन पर लागू नहीं होता। जब पहला वाद लघुवाद न्यायालय और जिसका क्षेत्राधिकार सीमित होता है उस पर लागू नहीं होता। जब पहला न्यायालय हमारा राजस्व हो और दूसरा सिविल हो तब लागू नहीं होता। कि कहने का मतलब जब आपने पहले वाद संस्थित किया तब आपने रेवेन्यू कोर्ट में संस्थित किया, अब आप जो केस कर रहे हो वो सिविल कोर्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट्स का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, वो भी बराबर होना चाहिए। कि पहले आपने सिविल कोर्ट में किया अब भी सिविल कोर्ट में कर रहे हो तो रेस जुडिकाटा लागू होगा, लेकिन पहले क्रिमिनल कोर्ट में किया अब सिविल कोर्ट में कर रहे हो तो रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा। जैसे कि पहला कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट हो और दूसरा कोर्ट सिविल कोर्ट हो तो रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा। जब आपने जो जजमेंट है वही धोखे से, कपट से, दुस्संदेह से प्राप्त किया है तब रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा। भरण पोषण के आदेश पर, कर निर्धारण की कार्यवाहियों पर और बंधक संबंधी कार्यवाहियों पर, इन पर रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं केस लॉस की। देखो प्रांग न्याय का उद्देश्य क्या है, इस रेस जुडिकाटा के प्रोविजन को क्यों लाया गया है। देखो न्यायिक निर्णय को अंतिमता प्रदान करने के लिए अगर हम किसी पर्सन को बार बार कोर्ट में आने से नहीं रोकेंगे तो वो क्या कर सकता है, किसी अदर पर्सन को परेशान करने के लिए आए दिन उस पे केस कर सकता है। इसलिए जो रेस जुडिकाटा है उसको लाया गया है। ये रेस जुडिकाटा सीपीसी में हम पढ़ते हैं, ऐसा ही नेचर का वाद हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में सेक्शन 300 में, और तो और हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी दोहरे वाद से संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रांग न्याय का उद्देश्य क्या है, न्यायिक निर्णय को अंतिमता देना। अब ये जो रेस जुडिकाटा हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ये रेस जुडिकाटा सबसे पहले कौन से केस में आया था, सबसे पहले कौन से केस में इस रेस जुडिकाटा के रूल को फॉलो किया गया, तो केस था डचेस ऑफ किंगस्टन। डचेस ऑफ किंगस्टन के केस में सबसे पहले रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को अपनाया गया था। अब ये जो केस है ये तो प्रीवी काउंसिल का था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रेस जुडिकाटा को कब फॉलो किया, कब अपनाया, तो सत्यानारायण देवराजन के केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रेस जुडिकाटा को लागू किया। देन बात करते हैं अवतार सिंह वर्सेस जगजीत सिंह। इस वाद में कहा कि जो अंतरिम और अंतर्वर्ती आदेश होते हैं उन पर भी रेस जुडिकाटा लागू होते हैं। देन मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषीबाई का केस था। इस वाद में कहा कि विधि के शुद्ध प्रश्नों पर प्रांग न्याय लागू होता है। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ केस, ये दरियो सिंह और गुलाम सरवर का केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरियो सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा कि जो प्रांग न्याय है वो सभी रिट पर अप्लाई होता है। जो अभी हमने पढ़ा था कि रेस जुडिकाटा किन पर अप्लाई होता है, मैंने आपको कहा सभी रिट पर अप्लाई होता है। तो कौन सा केस था, दरियो सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लेकिन मैंने कहा कि हैबियस कॉर्पस जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। तो ये कहा था गुलाम सरवर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में कि जो हैबियस कॉर्पस रिट है वो रेस जुडिकाटा पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट केस है मुन्नी बीवी वर्सेस त्रिलोकनाथ। इस वाद में कहा कि जो सह प्रतिवादी हैं उन पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम रेस जुडिकाटा की 3 लेटिन मैक्सिम्स। देखो जब 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन होता है तब ओनली बेयर एक्ट से हम कंप्लीट मैटर नहीं कर पाते, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लिखनी पड़ती है। वैसे ही रेस जुडिकाटा की 3 इंपॉर्टेंट लेटिन मैक्सिम्स है। देखो पहली कहती है कि इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिश, ये यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, अट सिट फिनिश लिटियम। इसका अर्थ होता है कि राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, कि स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि जब भी जो ऐसे केस हैं जिनका पहले डिसीजन आ चुका है, जो केस किए गए हैं वो किसी पर्सन को परेशान करने के लिए किए गए हैं, तो उनको रोका जाए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। नेक्स्ट नेमो डेप्ट बिस वेक्सारी, इसमें एक वर्ड मिसिंग है, नेमो डेप्ट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एच इडम कोजा वेक्सारी, इसमें ये इन्होंने लास्ट में कर दिया, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो लेटिन मैक्सिम है हमारी नेमो डेप्ट बिस वेक्सारी प्रो यूना एच इडम कोजा। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को
एक वाद हेतु के लिए बार बार तंग नहीं किया जाएगा। क्या कहा नैमोडेफ बिस्वेक्सारी में कि किसी भी पर्सन को एक वाद हेतु के लिए बार बार परेशान नहीं करोगे। अगर उसको कन्विक्ट कर दिया तो उसको फिर नहीं बुलाओगे, अगर उसको दोष सिद्ध कर दिया, एक्विटल कर दिया, तो फिर आप उसको नहीं बुलाओगे। लेकिन एक और बात बताती हूँ, जब भी किसी पर्सन को डिस्चार्ज किया जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उन्मोचन, जब भी किसी पर्सन को उन्मोचित किया जाता है तो उसको कोर्ट कभी भी किसी भी टाइम कोर्ट में आने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट लैटिन मैक्सिम है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर। इसका अर्थ है कि न्यायिक निर्णय को सही माना जाना चाहिए। तो ये तीनों लैटिन मैक्सिम्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्री में भी इंपॉर्टेंट है प्लस मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो सेक्शन 10 रेस जुडिकाटा प्लस सेक्शन 10 रेस सब जुडिस प्लस सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा में क्या डिफरेंस है। देखो, इन्होंने कहा कि जो रेस सब जुडिस है वो सेक्शन 10 में है, जो रेस जुडिकाटा है वो सेक्शन 11 में है। देखो, कभी भी जुडिशरी के एग्जाम में आप ये पॉइंट नहीं बनाओगे कि नंबर 1 रेस सब जुडिस सेक्शन 10 में है, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है। जब भी हम डिफरेंसेस लिखेंगे तो उस पॉइंट का सेक्शन हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका पॉइंट नहीं बनाएंगे। पहला कहता है कि सेक्शन 10 वाद के लंबित रहने पर लागू होता है। तो रेस सब जुडिस कब लागू होते हैं? जब हमारा मैटर पेंडिंग है तब रेस सब जुडिस लागू होगा। 11 कहते हैं कि जो निर्णय आ चुका है उसके दूसरे वाद पर लागू होता है। जो जजमेंट हमारा पहले डिसाइड हो चुका है और दूसरा वाद संस्थित करते हैं तो हमारा रेस जुडिकाटा लागू होता है। देन कहते हैं सेक्शन 10 पश्चातवर्ती वाद को संस्थित तो करता है लेकिन उसका ट्रायल रोक देता है, लेकिन रेस जुडिकाटा पश्चातवर्ती वाद को संस्थित ही नहीं होने देता है। नेक्स्ट कहते हैं सेक्शन 2 का उल्लेख समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले कोर्ट को उनके निर्णय में विरोधाभास से रोकता है, जबकि सेक्शन 11 का उद्देश्य मुकदमेबाजी का अंत करना है एवं स्वयं किसी व्यक्ति को एक वाद हेतु पर दोबारा परेशान नहीं करना है, जो कि अभी हमने लैटिन मैगजीन पढ़ी थी। नेक्स्ट कहते हैं सेक्शन 10 में पूर्ववर्ती वाद से तात्पर्य उस वाद से है जो पहले संस्थित किया गया है, लेकिन 11 में पूर्ववर्ती वाद से मतलब है जिसका जजमेंट पहले आ चुका है। पूर्ववर्तीवाद सेक्शन 10 में भी हम पढ़ते हैं, पूर्ववर्तीवाद हम सेक्शन 11 में भी पढ़ते हैं। दोनों में चेन मतलब जो है अलग अलग है। पूर्ववर्तीवाद रेस सब जुडिस में जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ है, रेस जुडिकाटा में पूर्ववर्तीवाद का मतलब है जो पहले डिसाइड हो चुका है, भले ही वो बाद में संस्थित क्यों न किया गया हो। देन कहते हैं सेक्शन 10 की नेचर जो है वो आज्ञापक है और सेक्शन 11 की नेचर भी आज्ञात्मक है। नेक्स्ट कहते हैं सेक्शन 10 विदेश में लंबित मामलों पर लागू नहीं होता, बट सेक्शन 11 जब विदेश में कोई जजमेंट आ जाता है तब उस मामले पर भारत में वाद लागू नहीं होता है, तब रेस जुडिकाटा लग जाता है। ये था हमारा रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में डिफरेंसेस। अब बात करते हैं रेस जुडिकाटा प्लस एस्टॉपल, विबंध में क्या अंतर है। देखो, विबंध हम पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट सेक्शन 115 में। देखो, विबंध का मतलब होता है कि जब आपने हमें ऐसी बात कहकर विश्वास करा दिया कि जो मैं कह रहा हूं वो एकदम सही है, उसके बाद में आप अगली कार्यवाही में ये कहते हो कि जो मैंने पहले किया वो तो गलत था, अब जो कह रहा हूं वो सही है, तो अब हम आपको अपनी बात से मुकरने नहीं देंगे, आपके ऊपर आपके ऊपर एस्टॉपल लग जाएगा। बात करते हैं रेस जुडिकाटा का सिद्धांत किस पर आधारित है? लोक नीति पर आधारित है। जबकि विबंध की बात करें तो विबंध साम्य पर आधारित है, विबंध इक्विटी पर आधारित है, साम्य पर आधारित है। प्रांग न्याय दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन विबंध उस पक्षकार पर बाध्यकर होता है जिसने स्टेटमेंट कहा और अपनी बात से मुकरा। रेस जुडिकाटा न्यायालय के जजमेंट या विनियम का परिणाम है, जबकि विबंध किसी व्यक्ति के घोषणा कार्य का परिणाम है। प्रांग न्याय का उद्देश्य वादों की बाहुल्यता को रोकना है, जबकि विबंध का उद्देश्य बेईमानी छल कपट से पक्षकारों की रक्षा करना है। प्रांग न्याय पश्चातवर्ती न्यायालय के, लिखो इसमें, प्रांग न्याय पश्चातवर्ती न्यायालय के वाद को संस्थित नहीं करता है, संस्थित नहीं करता है, जबकि विबंध जो है प्रथम पक्षकार को विपरीत बात कहने से रोकता है।
कहने से रोकता है। इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल में डिफरेंसेस। अब कुछ केस लॉज की बात करूं मैं। देखो, एक केस था भगवान सेठी वर्सेस लोकनाथ का। भगवान सेठी वर्सेस लोकनाथ का एक केस था जिसमें इन्होंने कहा, यह निर्णय दिया गया कि यदि पहली रिट पर कोई रिलीफ नहीं मांगा जिसको मांगना चाहिए, तब ऐसे रिलीफ के लिए दूसरी रिट पर प्रांग न्याय के आधार पर वर्जित है। कि जब आपके पास टाइम था आप उस रिट में अपने क्लेम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया तो आपके ऊपर रेस जुडिकाटा लग जाएगा। नेक्स्ट केस है एमएच नागभूषण वर्सेस कर्नाटक राज्य। इस मामले में स्पष्ट किया कि प्रांग न्याय का सिद्धांत एक तकनीकी सिद्धांत नहीं बल्कि एक मूलभूत सिद्धांत है। प्री का क्वेश्चन, रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल किस तरीके का है? मूलभूत प्रिंसिपल है, तकनीकी प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट केस है नीलकंठ जायसवाल वर्सेस मंजुलता का केस है। इस वाद में सक्षम न्यायालय ने विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की। स्त्री धन प्रदान करने के लिए न्यायालय सक्षम नहीं था, तो स्त्री धन प्रदान प्राप्त करने के लिए दूसरे वाद को सेक्शन 10 के अंतर्गत रोका नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों वादों में विवादक क्या थे? समान नहीं थे। कि पहले कोर्ट ने डाइवोर्स की डिक्री दे दी, लेकिन अब स्त्री धन की मांग की, तो स्त्री धन देने के लिए तो वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था, तो हम उस स्त्री धन को लेने के लिए केस कर सकते हैं। उस पर न तो रेस सब जुडिस लागू होगा और न ही रेस जुडिकाटा लागू होगा। तो ये थे हमारे कंप्लीट जितने भी एक्स्ट्रा केसेस थे रेस जुडिकाटा के बारे में। तो ये स्टार्टिंग से हमने रेस जुडिकाटा से एंड तक जो भी हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो मैंने आपको मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।